नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 11 बजे की बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि बिहार से है। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले सियासी हलचल काफी तेज हो चुकी है। पटना में आज जेडीयू का शक्ति परीक्षण होने जा रहा है। जेडीयू ने पार्टी विधायकों को एकजुटता के लिए बुलाया है। सभी विधायकों को बुलाया गया है ताकि एकजुटता देखी जाए कि क्या सभी एकजुट हैं या फिर नहीं। आज बीजेपी विधायकों का बोध गया में प्रशिक्षण शिविर यानी ट्रेनिंग कैंप रखा गया है बीजेपी की तरफ से। आरजेडी विधायकों को पटना में रहने के निर्देश जारी किए हैं। तो हम आरजेडी की बात करें, जेडीयू की बात करें, बीजेपी की बात करें, 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट है। उससे पहले ये तमाम पार्टियां अपने विधायकों के संपर्क में हैं। सभी को साथ रखने की कवायद है, क्योंकि बीजेपी को इस बार टूट का डर है कि कहीं फ्लोर टेस्ट से पहले कोई खेला ना हो जाए। अमिताभ ओझा जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अमिताभ, आखिर ये नौबत क्यों आ गई है? ऐसा क्या डर सता रहा है? बीजेपी पर आरोप लगते रहे हैं कि वो विधायकों को तोड़ती है, खरीद फरोख्त में शामिल रहती है, लेकिन इस बार तो बिहार में कुछ उलट तस्वीर नजर आ रही है। बीजेपी ही डरी हुई है कि कहीं उसके विधायक न छिटक जाएं। देखिए, बिल्कुल बीजेपी के ऑपरेशन लोटस से हर जगह डर रहता है, लेकिन बिहार में ऑपरेशन लोटस पे ऑपरेशन लालटेन ज़्यादा भारी पड़ता दिख रहा है और यही डर जो है बीजेपी को सता भी रही है। देखिए, बीजेपी ने आनंद फानन में 2 दिनों का अपना कार्यकर्ता शिविर, प्रशिक्षण शिविर रखा है बोधगया में, जो आज और कल चलेगा। और उसके बाद सोमवार को जब 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है, उस दिन डायरेक्ट सभी जो विधायक हैं और एमएलसी हैं वो सीधे विधानसभा पहुँचेंगे। और दूसरी तरफ यह डर सिर्फ बीजेपी को ही नहीं, जेडीयू को भी सता रही है, क्योंकि जेडीयू ने भी 2 दिन पहले जहां पे एक बैठक बुलाई थी, वहीं आज पार्टी के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता मंत्री भी रहे हैं, मंत्री हैं श्रवण कुमार, उनके घर पे जेडीयू विधायकों की भी भोज होनी है। और दूसरी तरफ आरजेडी ने भी अपने विधायकों को आज शाम बुलाया है घर पे तेजस्वी यादव के आवास पे, जहां तेजस्वी यादव मीटिंग करेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से खेला होने की बात तेजस्वी यादव ने कहा था, उसके बाद से लगातार इस तरीके की बातें उठ रही थी कि आखिर ये खेला होगा क्या। कहीं ना कहीं ये उपस्थिति जो संभावना दिख रही थी, उसमें ये कहा जा रहा था कि जेडीयू के कई विधायक नाराज चल रहे हैं और अभी जो रणनीति है उसके अनुसार यदि वो अनुपस्थित हो जाते हैं तो इस स्थिति में बहुमत साबित कर पाना नीतीश कुमार के लिए मुश्किल हो सकती है और सरकार गिर सकती है। हालांकि तुरंत में फिर ऐसा नहीं है कि तुरंत में आरजेडी की सरकार बन जाएगी और उनके जो गठबंधन दल है वो सरकार बना देंगे, लेकिन फिलहाल उनकी जो मंशा थी कि सरकार गिराने की, और इसी कोशिश में लगे हुए थे। और इसी खेला के बाद लगातार आरजेडी के नेता कर रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव के बाद उनके पार्टी के प्रवक्ता हों या फिर पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो हों। तो इस खेला के डर से जो है सभी पार्टियां डरी हुई हैं। देखिए, कांग्रेस के विधायकों को भेज दिया गया है, पहले ही 1 सप्ताह पहले ही यहां से हैदराबाद शिफ्ट करा दिया गया है। 19 में से 16 जो उसके विधायक हैं वो हैदराबाद में हैं। 3 विधायकों जो वहां पे नहीं गए थे उनके बारे में कहा जा रहा था कि एक की बेटी की शादी है और दूसरे को अपने पारिवारिक कारण के चलते नहीं जा पाए हैं, तो उन पे भी लगातार निगाह रखी जा रही थी। दूसरी की आरजेडी की तरफ से जो 45 विधायक इनके माफ करेंगे जेडीयू के जो 45 विधायक हैं उनके बारे में लगातार कहा जा रहा था। जिस तरीके से तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव ने ट्वीट भी किया था, उसके बाद लगातार बड़े जो नेता हैं उन्हें तमाम विधायकों से बातचीत करने, उन पर निगाहबानी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और आज सभी विधायकों को आज रात से ही पटना में रहने को कहा गया है। शाम में आज श्रवण यादव के यहाँ आज भोज होनी है और उसके बाद ये तमाम विधायक रहेंगे। कल भी जेडीयू की एक बड़ी बैठक है जहां पे मुख्यमंत्री उनकी बैठक जो नीतीश कुमार के आवास पे होगी, वहां पे नीतीश कुमार सभी विधायकों के साथ 1-to-1 बात करेंगे। तो निश्चित तौर पे ये जो डर है, खेला का जो डर है, वो सभी पार्टियों में है, चाहे वो महागठबंधन में हो या फिर एनडीए में हो। तो ये डर जो है सता रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से जो विधानसभा अध्यक्ष है अवध बिहारी चौधरी, उन्होंने जो इस्तीफा नहीं दिया है, उससे भी ये लग रहा है कहीं ना कहीं इस खेला के एक मुख्य अंग वो भी हो सकते हैं। और इस डर से भी ये संभावना ये जताई जा रही है कि जो तमाम विधायकों को एकजुट रखने की कवायद है तमाम पार्टियां कर रही हैं। जी अमिताभ, आपने कहा कि ऑपरेशन लोटस पर इस बार ऑपरेशन लालटेन भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है बिहार में, तो ऐसा क्यों है? इसके पीछे का कारण क्या है?
देखिए, जिस तरीके से आनन फानन में रातों रात सत्ता बदली और उसके बाद बीजेपी का जेडीयू के साथ जो गठबंधन हुआ है, तो कहीं न कहीं ये सहज स्थिति नहीं थी उन विधायकों के लिए भी जो लगातार विरोध कर रहे थे। भले ही पार्टी के ये हाईकमान का फैसला था और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की इसमें रायशुमारी ली गई थी, लेकिन जो विधायक हैं, जो फील्ड में हैं, कहीं न कहीं उनके बीच भी कहीं नाराजगी थी। और ये नाराजगी सिर्फ जेडीयू में नहीं है, बीजेपी में के कई विधायक में भी हैं जो उन इलाकों से आते हैं जहाँ पे अभी की स्थिति में जो जेडीयू के साथ दूरियां बनी थी, उसके बाद उन्हें सामंजस्य बसाना ठीक नहीं है। कई विधायक 5 से 7 विधायक ऐसे थे जो सॉफ्ट लिस्टेड थे और जिनके बारे में कहा जा रहा था, हालांकि उनसे लगातार जो आला कमान है 1-to-1 बैठक कर रहा था। और कल भी विनोद तावड़े पटना में थे, तो उन विधायकों को करीब 5 से 6 ऐसे विधायक थे जिनसे बातचीत की गई थी और जिन्हें बुलाया गया था। हालांकि पार्टी का साफ तौर पे कहना है कि हम जितने भी विधायक है, ये पहले से निर्धारित कार्यक्रम था और आज जब बोधगया में उनका प्रशिक्षण शिविर होगा तो उसमें अमित शाह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इनके साथ जुड़ेंगे। और कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के मुद्दे पर, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे जो खेला वाला जो डर है, जो ऑपरेशन लालटेन चल रहा है तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के द्वारा। देखिए, श्रवण कुमार जो जेडीयू के बड़े नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि उनके विधायकों के पास लगातार ऑफर आ रहे हैं, ठेकेदार उनके पास पहुंच रहे हैं, अधिकारी के माध्यम से दबाव दिया जा रहा है। तो ये इस बात को इंगित करता है कहीं ना कहीं खेला चल रहा है, ऑपरेशन लालटेन चल रहा है। और उस ऑपरेशन लालटेन के डर से चाहे वो बीजेपी हो या फिर जेडीयू हो, दोनों ही डरी हुई हैं। अमिताभ ओझा, आप नजर बनाए रखिएगा। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो बिहार की खबर रही, लेकिन अब आपको सीधे महाराष्ट्र लिए चलते हैं। बड़ी खबर है, मराठा आरक्षण को लेकर जरांगे का चौथा अनशन शुरू हो चुका है। आज से आमरण अनशन पर मनोज जरांगे फिर से जा रहे हैं और आंतरवाली सराठी गांव में अनशन पर बैठेंगे जरांगे। विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण पारित करने की मांग है उनकी। आपने देखा कि चुनौती सरकार को दी उन्होंने और उसके बाद शिंदे सरकार ने अनशन तुड़वाया और उन्हें आरक्षण का भरोसा भी दिलाया, लेकिन कई नेता उसमें रोड़ा बन रहे हैं। मराठा समाज के लिए आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटिल जालना के आंतरवाली सराठी गांव से फिर बेमियादी भूख हड़ताल शुरू उन्होंने कर दी है। जरांगे पाटिल ने कहा है कि वो पिछले कई दिनों से मराठा आरक्षण के लिए विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने और मराठा आरक्षण के लिए कानून पारित करने की मांग कर रहे हैं। जरांगे पाटिल ने आरोप लगाया है कि सरकार उनकी मांग की अनदेखी कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अनशन के दौरान वो ना पानी पिएंगे और ना ही डॉक्टर से इलाज करवाएंगे, यानी कि पहले से ज्यादा कठिन उनका अनशन होने जा रहा है। और इस खबर पर इंद्रजीत सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, अब ऐसे में सरकार क्या करेगी, क्योंकि मनोज जरांगे तो पहले से ज्यादा कठिन अनशन करने जा रहे हैं और चेतावनी के साथ। बिल्कुल विपनेश, सरकार के लिए मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार उसी से डरती है जिसके पास संख्या बल होता है। और इस समय पिछले 3 आंदोलन की पृष्ठभूमि देखें तो कहीं न कहीं मनोज जरांगे पाटिल के साथ मराठा समाज के लोग जुड़े हुए हैं। तीसरे आंदोलन में मुंबई के बिल्कुल पास तक लाखों मराठा आ गए थे और सरकार के लिए काफी मुश्किल खड़ी हो गई थी। मुख्यमंत्री को खुद जाना पड़ा था, उनको मनाना पड़ा था। इसलिए ये जो आंदोलन है, ये सरकार के लिए बिल्कुल मुश्किल की घड़ी है। सरकार पूरी तरह से मनोज जरांगे पाटिल को मनाने की कोशिश करेगी। बताया जाता है कि जल्द ही एक महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधिमंडल जाएगा और मनोज जरांगे पाटिल से बात करेगा। साथ ही सरकार अपने स्तर पर यह भी तैयारी करेगी कि किस तरह से विशेष सत्र बुलाया जाए और उसमें मराठा आरक्षण को लेकर चर्चा की जाए। लेकिन सरकार के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि मनोज जरांगे पाटिल लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सभी मराठाओं को कुणबी प्रमाण पत्र देकर और उनको ओबीसी में शामिल किया जाए। तो ये सरकार के लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि महाराष्ट्र में ओबीसी समाज भी खुलकर सामने आ गया है। छगन भुजबल के नेतृत्व में ओबीसी समाज लगातार सभाएं कर रहा है, मराठा आरक्षण का विरोध कर रहा है। जबकि कितने मराठा कुणबी हैं, इसकी जांच के लिए जो शिंदे कमेटी बनी है उसमें 54 लाख मराठा ऐसे हैं जिनको की कुणबी होने के सबूत मिले हैं। उनको लगातार प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। अगर कल की बात की जाए तो कल करीब 1000 मराठाओं को कुणबी प्रमाण पत्र बांटा गया है, ऐसा सरकार का दावा है। लेकिन जरांगे पाटिल का कहना है कि जिनका भी कुणबी होने का सबूत मिला है उनके रिश्तेदारों को भी उसमें शामिल किया जाए। यानी पूरी तरह से पूरे मराठा समाज को चाहते हैं और पूरे मराठा समाज को अगर कुणबी प्रमाण पत्र दिया जाता है, ओबीसी में शामिल किया जाता है, तो निश्चित तौर पर ओबीसी समाज खुलकर सामने आ जाएगा। जैसा कि पहले से ओबीसी समाज कह रहा है कि उनका हक मारा जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में 25% से ज्यादा
मराठा समाज के लोग हैं और 25% से ज्यादा जनसंख्या के लोग अगर किसी ओबीसी कोटे में जाते हैं, आरक्षण के ओबीसी कोटे में जाते हैं, तो निश्चित तौर पर ओबीसी को मुश्किल खड़ी होगी। यही कारण है कि ओबीसी समाज लगातार मराठा आरक्षण का विरोध कर रहा है। और इस बार के आंदोलन के पीछे एक कारण ये भी है कि जब तीसरी बार का यह आंदोलन हुआ था, जब नवी मुंबई के वासी तक मनोज जारंगे पाटिल पहुंच गए थे, तब उनको मनाने के लिए एक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गए थे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनकी बात हुई और तब इस बात की भी चर्चा होने लगी कि कहीं मनोज जारंगे पाटिल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को फायदा पहुंचाने के लिए तो यह आंदोलन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जितनी बार भी मनोज जारंगे पाटिल आंदोलन कर रहे हैं कहीं न कहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उनको मना लेते हैं। यही कारण है कि रोड़ा छगन भुजबल बनते हुए नजर आ रहे हैं और इसीलिए मंडल आयोग को चुनौती देने की बात भी जारंगे कर रहे हैं। आप बने रहे इंद्रजीत मेरे साथ। दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मुंबई से है समीर वानखेड़े के खिलाफ ईडी का एक्शन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज हुआ है। पीएमएलए के तहत वानखेड़े पर केस दर्ज हुआ है। ईडी ने कुछ लोगों को समन भी जारी किया है। बड़ी खबर, समीर वानखेड़े की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है इंद्रजीत। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज। जी बिल्कुल, विपनेश कार्डिलिया क्रूज का ये पूरा मामला है। उस मामले में जो 50 लाख की रिश्वत लेने का मामला आया था और बाद में लौटाने का मामला आया था, तब इस मामले में सीबीआई ने केस दर्ज किया था और सीबीआई जो केस दर्ज की थी उसको कहीं न कहीं जो है वानखेड़े की तरफ से चुनौती दी गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक भी है। वानखेड़े ने जो केस है उसको रद्द करने की मांग की है बॉम्बे हाईकोर्ट में और वानखेड़े का कहना है, उसके बाद उनका रिएक्शन आया है, उनका कहना है कि जिस केस को रद्द करने के लिए हमने मांग की है और उसी केस के तहत अगर ईडी ने केस दर्ज किया है तो कहीं न कहीं ये हमारे साथ अन्याय है। तो उनका कहना है कि मैं कानून के साथ हूं, मैं कानून का सहारा लूंगा, फिर से कोर्ट जाऊंगा। लेकिन ये जो पूरा मामला है कार्डिलिया क्रूज से जुड़ा हुआ है, उस वक्त ये पूरा मामला जब उछला था तो पता चला था कि कई सारे अधिकारियों पर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने बहुत सारे केसेस में रिश्वत ली थी। कार्डिलिया क्रूज में भी एक बड़ी रिश्वत मांगी गई थी, बाद में मामला नहीं बनने पर वो रिश्वत लौटाई गई थी। इस बीच 3 जो अधिकारी तत्कालीन उस समय के अधिकारी थे, 3 अधिकारियों को ईडी ने सम्मन दिया है और अगले सप्ताह उनको पूछताछ के लिए बुलाया है। तो कहीं न कहीं समीर वानखेड़े की मुश्किलें अब फिर से एक बार बढ़ने लगी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंद्रजीत सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। तो जब ईडी केस दर्ज करती है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं, उसमें जमानत मिलना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है। किसान आंदोलन को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है, जो हर स्थिति पर नजर लगातार बनाए हुए है। ये देखिए कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर प्रैक्टिस करते हुए जवान नजर आ रहे हैं। पुलिस का खुफिया विभाग किसान नेताओं की हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए है। वहीं अंबाला में धारा 144 लागू कर दी गई है। और इतना ही नहीं, पंजाब हरियाणा बॉर्डर के साथ लगते हरियाणा के इलाकों में 127 छोटे बड़े नाके लगाए जा रहे हैं और जगह जगह मॉक ड्रिल भी की जा रही है, पेट्रोलिंग भी की जा रही है। कुछ तस्वीरें पुलिस की तैयारी की सामने आई हैं। ये देखिए इस तरीके से वहां पर किसानों को रोकने के लिए या फिर स्थिति बेकाबू होती है तो कैसे उस पर काबू पाना है, उसकी एक प्रैक्टिस आपको नजर आ रही है। कुछ किसान संगठनों द्वारा 13 फरवरी को दिल्ली कूच की कॉल दी गई है और उसके बारे में हमारे जिला प्रशासन, जिला पुलिस के लेवल के ऊपर हमने जो संगठन इसके अंदर शामिल हो रहे हैं उनसे हमने बातचीत की है, उनको अपील किया है कि किसी भी तरीके से कानून को अपने हाथ में ना लें और अपनी जो बात है वो संवैधानिक तरीके से परमिशन लेके वो प्रोटेस्ट करें। और अगर फिर भी उसके बावजूद वो दिल्ली चलो की कॉल के ऊपर इकट्ठे होते हैं तो उसके लिए हमने 144 धारा जो है वो यहाँ से डीसी साहब द्वारा जारी की गई है। विशाल एंग्रिश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि सुरक्षा बल तैयारी कर रहे हैं किसानों को रोकने के लिए, क्या किसानों की तरफ से कोई ऐसा संकेत है कि हालात बेकाबू भी हो सकते हैं, इसलिए बॉर्डर पर सिक्योरिटी इतनी ज्यादा बढ़ाई जा रही है?
देखिए, इतिहास दोहराया जा सकता है और इसी के चलते ही जिस तरह से पहले किसान आंदोलन हुआ था और किसान आंदोलन लगभग 1 साल चला था और यही कारण है कि किसान जो यूनियन है पंजाब की, उन्होंने युद्ध स्तर के ऊपर अपनी तैयारी शुरू भी की हुई है और इसी के चलते ही जिस तरह से किसान मजदूर मोर्चा के सरबंस सिंह पंधेर है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना वीडियो भी अपलोड किया था कि किसान आंदोलन ये लंबा खिंच सकता है और इसके लिए जो जरूरी तैयारियां हैं वो उन्होंने कहा था कि किसानों को करनी चाहिए, चाहे वो राशन की सामग्री हो या फिर डीजल हो, क्योंकि उनका कहना था कि जो हरियाणा के किसान होंगे तो हरियाणा के किसानों को डीजल जो हरियाणा सरकार है पेट्रोल पंपों के ऊपर भरने नहीं दे रही है और इसी के चलते ही जो पंजाब का किसान होगा, पंजाब का जो किसान है वो पूरी तैयारी के साथ दिल्ली जाएगा और ये जो आंदोलन होगा पहले से काफी बड़ा भी हो सकता है और इसी के चलते ही हरियाणा की जो प्रशासन है उसने भी पूरी तैयारियां की हुई हैं, चाहे वो शंभू बॉर्डर हो, जहां खनौरी हो, जहां फिर सिरसा के 3 हरियाणा के साथ लगते हुए बड़े बॉर्डर हैं, चाहे वो बठिंडा के साथ लगता हुआ सिरसा बॉर्डर है, इसी तरह संगरूर के साथ लगता हुआ खनौरी बॉर्डर है और जिन्होंने अमृतसर, जलंधर या लुधियाना से आना है तो उनके लिए शंभू बॉर्डर है और इन 3 बॉर्डरों के ऊपर पूरी तैयारी की जा रही है और इसी के चलते ही जिस तरह से हमने विजुअल भी दिखाया है कि मॉक ड्रिल की जा रही है, आंसू गैस किस तरह से छोड़नी है, किस तरह यदि हवा का रुख क्या होगा उसी तरफ आंसू गैस भी जाएगी और वहीं पर जो बैरिकेडिंग है, बैरिकेडिंग पहले लोहे की लगाई जाती थी लेकिन इस बार जो प्रशासन ने वहां पर सीमेंट की बैरिकेडिंग शुरू करवाई हुई है और चाहे वो खनौरी हो, अंबाला हो या फिर सिरसा के आसपास जो भी सड़कें जाती हैं वहां पर बैरिकेडिंग रखवा भी दी गई है और इसी के साथ साथ कटीली तारें भी इस बार किसानों को रोकने के लिए लगाई जा रही। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि युद्ध स्तर के ऊपर हरियाणा सरकार ने तैयारी भी की हुई है और इसी के चलते ही जिस तरह से हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज पल पल की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है या फिर पुलिस की रिपोर्ट है वो भी ले रहे हैं, तैयारियों का जायजा भी लिया जा रहा है, हर रोज बैठकों का दौर भी जारी है कि किसानों को किसी भी तरह से पंजाब से हरियाणा में एंटर ना होने दिया जाए और यही कारण है कि हरियाणा के किसानों ने भी पूरी तैयारी शुरू की हुई है और वहीं पर ट्रैक्टर मार्च जगह जगह निकाले भी जा रहे हैं और गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क भी किया जा रहा है और जिस तरह से किसान यूनियनों की चंडीगढ़ में बैठक भी हुई थी, 3 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी आए थे और इसकी मध्यस्थता पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी की थी और वहीं पर अब किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह से जब तक एमएसपी की अनाउंसमेंट केंद्र सरकार नहीं करती तो वो दिल्ली जाएंगे ही जाएंगे और जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन भी किया जाएगा। ठीक है विशाल, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि विशाल एंग्रिश बता रहे थे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी चाहते हैं और स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं किसान चाहते हैं कि सरकार उनको लागू करे। अगर इस पर सरकार नहीं मानती है तो 12 से 13 फरवरी को आप देखेंगे कि एक बड़ा प्रदर्शन किसानों की तरफ से देखने को मिल सकता है। शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान से बड़ी खबर है इस वक्त की, पाकिस्तान आम चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह कि अभी तक किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। हंग असेंबली है अभी तक। 99 सीट जीतकर इमरान समर्थक आगे चल रहे हैं लगातार। नवाज